हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो पूरा अर्थ 3 लेयर्स में डिवाइडेड है बेसिकली। पहला लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो अर्थ क्रस्ट है, जिसमें बेसिकली सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, और जो इनर मोस्ट कोर है ये मेंटल मिडिल लेयर हो जाएगा। और थर्ड द कोर, दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ओके, विच कंटेन्स निकल एंड आयरन। तो कोर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट्स हैं वो निकल और आयरन। मेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन एल्युमिनियम हो जाएगा, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में निकल और आयरन हो जाएगा। ज्योग्राफी की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था, तो उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ सरफेस वी हैव ए पैटर्न ऑफ सिस्मिक वेव्स, earthquakes and the lava erupted from the volcanoes. It is believed that earth is composed of 3 parts. तो बहुत सारे एक्टिविटीज जैसे कि वोल्केनोस इरप्शन हो गया अर्थ पे, भूकंप का आना हो गया, अर्थक्वेक्स, और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं अर्थ पे, उसको देखते हुए ऐसा बिलीव किया गया, ऐसा माना गया कि अर्थ 3 लेयर या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम लिथोस्फीयर है, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर हो जाएगा। तो लिथोस्फीयर, द वर्ड लिथोस्फीयर हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिथोस। इसका मतलब रॉक होता है, लिथोस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब रॉक हो जाएगा, और स्फीयर का मतलब अर्थ से हो जाएगा ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल बॉडी। So the outer layer of earth structure is about 6 to 48 kilometers and consists of 2 layers, Sial and Sima. तो अर्थ क्रस्ट है बेसिकली ये 6 से 50 किलोमीटर तक थिक है, मोटा है, जिसमें सियाल और सीमा जो लेयर को कंटेन करता है। हालांकि सीमा जो है वो मेंटल में भी है। एस्थेनोस्फीयर जो मेंटल की लेयर होती है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एस्थेनोस्फीयर है मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जिसमें एस्थेनोस्फीयर लिक्विड वाला पार्ट होता है, सेमी लिक्विड होता है, जिसमें अर्थ क्रस्ट जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं वो तैरती रहती हैं। तो वो सीमा जो है वो एस्थेनोस्फीयर में भी आता है, और ये क्रस्ट का भी कुछ पार्ट सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम उसमें भी मिलता है। और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसमें केवल सिलिकॉन और एल्युमिनियम, दैट इज सियाल मिलता है। सियाल और सीमा की बात करते हैं तो सॉलिड और कॉन्टिनेंटल पार्ट जो होता है अर्थ क्रस्ट का, उसमें उसी लेयर को हम सियाल बोलते हैं, जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी काइंड ऑफ रॉक्स विच हैव द डेंसिटी एंड कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। कुछ ग्रेनाइट्स भी होता है, और जो ग्रेनाइट्स और सियाल होता है वो सीमा, दूसरी लेयर जो सीमा है उस पर फ्लोट करता है। तो जो सीमा है वो क्रस्ट का ही लोअर पार्ट कह सकते हैं, या फिर जो मेंटल होता है उसका अपर पार्ट, एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। उसी के ऊपर ये जो क्रस्ट वाले कॉन्टिनेंट्स है वो तैरते रहते हैं। जो चीज़ हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखा था कि जो प्लेटें होती है वो फ्लोट करती हैं, तो वो सीमा लेयर ही होता है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम का कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसको हम सीमा लेयर नाम दे दिया गया है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की वजह से। दिस बेसाल्टिक लेयर डायरेक्टली लाइज अंडर द ओशियनिक फ्लोर। ओशियनिक फ्लोर जो होता है उसके ठीक नीचे होता है, एंड हेयर फॉर्म्स द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और सबसे थिनेस्ट पार्ट जो होता है ना, ओशियनिक क्रस्ट ही होता है, क्योंकि जो कंटिनेंटल क्रस्ट होगा वो तो और ज़्यादा ब्रॉड होगा। ओशन में तो वाटर है, और नीचे वाला जो क्रस्ट है और नीचे तक का वो थिन होता है। इन कॉन्टिनेंटल एरियाज द ग्रेनाइट एंड बेसाल्टिक लेयर टुगेदर कैन रीच अ थिकनेस। बेसाल्टिक लेयर होती हैं उनका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ये 45 से 38 किलोमीटर तक भी हो सकता है। और जो डेंसिटी होती है सियाल की वो 2.7 सीमा से कम होती है।
Cl की डेंसिटी। फिर इसके बाद मेंटल की बात करते हैं, तो सेकेंड लेयर जो है उसको नाम दिया गया है क्रस्ट और कोर, अ लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर विथ इट्स अपर बाउंड्री मार्क्ड बाय द मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी। तो बेसिकली जो क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो बाउंड्री है, उसी बाउंड्री को मोहरोविसिक कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, एंड इट्स लोअर बाउंड्री बाय द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो मेंटल और कोर के बीच की जो बाउंड्री होती है, जहाँ पे दोनों सेपरेट होते हैं, उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। द डेप्थ ऑफ द मेंटल वेरीज फ्रॉम 35 to 2900 किलोमीटर्स। तो मेंटल की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 35 या 50 जो हम लोगों ने क्रस्ट वाला देखा था, 35 तो एवरेज लिया गया है, वैसे वो 50 तक भी जाता है, 45-50 तक भी। तो वहाँ से लेके 2900 किलोमीटर का जो टोटल थिकनेस होती है वो मेंटल की, तो सबसे ज़्यादा जो थिकनेस होगी वो मेंटल की होगी। द डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 3.3 एट मोहो टू 3.7 एट गुटेनबर्ग। मोहो जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो लेयर है या सेपरेशन है, वो उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी, और गुटेनबर्ग जो क्रस्ट और मेंटल मतलब सेकेंड लेयर और लास्ट लेयर के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है लेयर है, उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन सिलिकेट्स। मैग्नीशियम होता है, सिलिका भी होता है, कुछ आयरन भी होते हैं उसमें, आयरन सिलिकेट्स भी होता है, along with the substantial quantity of sulfides in this upper mantle and nickel and iron in the mantle। तो अपर मेंटल में सल्फाइड्स, मैग्नीशियम, आयरन सिलिकेट्स की मात्रा होती है, और जो लोअर मेंटल होता है या कोर का जो हिस्सा होता है, उसमें निकल और आयरन की अधिकता ज़्यादा होती है। इसीलिए मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द अपर मेंटल, इसी को एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, और लोअर मेंटल इसको हम मीजोस्फीयर बोलते हैं। जैसे क्रस्ट के दो पार्ट थे, अपर और लोअर, वैसे मेंटल के भी दो पार्ट, एस्थेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर। The lower part of asthenosphere, like mesosphere, is a solid, but the upper part, asthenosphere, is partially molten state। तो जो mesosphere है solid part है, और asthenosphere है ये आपका partially molten state होता है। सेमी लिक्विड कह सकते हैं, जिसमें मैग्मा, लावा तो खैर ऊपर आने के बाद बनता है, मैग्मा जो काफ़ी गर्म अवस्था होती है ना, वो मोल्टन स्टेट होती है, वो हमारा एस्थेनोस्फीयर में मिलता है। फिर उसके बाद तीसरा लेयर कोर की बात करते हैं, इसी को बैरोस्फीयर भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ द अर्थ इज लेयर, आउटर कोर एंड इनर कोर, इसके दो पार्ट हैं, जैसे मेंटल के दो पार्ट, क्रस्ट के भी दो पार्ट, ऐसे वैसे ही कोर के भी दो पार्ट, आउटर और इनर कोर। इनर मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। इनर मोस्ट सेंट्रल नहीं होगा, इनर मोस्ट, हाँ सेंटर में ही, अगर पूरा अर्थ की बात करें तो वो सेंटर में चला जाएगा। इज नोन एज कोर, इज प्रोबेबली कंसिस्ट ऑफ डेंस निकल आयरन, निकल और आयरन की अधिकता काफी ज्यादा होती है, विद टेम्परेचर एस्टिमेट अबाउट 2700 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है अर्थ के कोर का, कई बार तो ये 5000 डिग्री तक भी चला जाता है। द आउटर कोर, द आउटर पैरीमीटर ऑफ द कोर कमेंस एट द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जहां सेकेंड लेयर मेंटल खत्म होती है, वहां पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट होती है 2900 किलोमीटर तक, 35 से 2900 किलोमीटर था वो, फ्रॉम द सरफेस वेयर दिस आउटर कोर एग्जिस्ट इन मोल्टन फॉर्म। तो 2900 किलोमीटर जो मेंटल का लास्ट वाला हिस्सा, वहां पे जो आउटर कोर है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है। दूसरा इनर कोर है विद रेडियस ऑफ 1400 किलोमीटर। तो बेसिकली जो इनर मोस्ट कोर है वो 1400 थिकनेस है इसकी, क्योंकि वही उसकी रेडियस भी हो जाएगी। इट इज बिलीव्ड टू कंसिस्ट ऑफ नीफे, नीफे का मतलब निकल और आयरन, बट इज फोर्स्ड इनटू द सॉलिड बाय इंक्रीज प्रेशर 3 मिलियन टन्स ग्रेटर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ देन द सरफेस। तो सरफेस की अपेक्षा जो सेंटर में टेम्परेचर तो ज़्यादा होता ही होता है, क्योंकि 2700 डिग्री का टेम्परेचर है, उसके साथ साथ प्रेशर भी काफ़ी इंटेंस होता है, बहुत खतरनाक प्रेशर होता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज़्यादा मिलियन टन्स में होने की वजह से जो अर्थ का कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, बल्कि वो सॉलिड स्टेट में ही चला जाता है।
The density of this layer ranges from 14.5 to 16, and temperature also sharply with descent into the earth until it may reach at least 4000 डिग्री सेल्सियस। तो अर्थ के सरफेस की डेंसिटी देखें तो 5.5 होता है, लेकिन अगर कोर की देखें तो उसका 3 गुना डेंसिटी है, मतलब 14.5 से 16, 15 मान सकते हैं इसको। तो 3 गुना डेंसिटी अर्थ के कोर की होती है सरफेस की अपेक्षा। और टेम्परेचर देखिए आप, टेम्परेचर अर्थ के कोर का 3000 से शुरू था, अभी ये 4000 और 5000 तक भी जाता है। जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है 5 to 6000 तक, वही टेम्परेचर अर्थ के कोर का भी होता है। उसके अलावा सियाल और सीमा में क्या डिफरेंस है? तो सियाल बेसिकली लिथोस्फीयर क्रस्ट वाला हिस्सा होता है, और सीमा एस्थेनोस्फीयर होता है, क्रस्ट वाला। क्रस्ट ही होता है, लेकिन ये लोअर क्रस्ट होता है और अपर मेंटल होता है। उसके बीच का जो ट्रांजिशनल लेयर होती है उसी को सीमा बोलते हैं, और इसका नाम एस्थेनोस्फीयर भी है। सो पहला पॉइंट क्या है इसमें, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, उसको सियाल बोलते हैं। दिस इज बिलो द सियाल लेयर्स। इट इज एवरेज थिकनेस अबाउट 25 से 30, 25 से 30 तक की थिकनेस जाती है सीमा की, और इसकी थिकनेस 20 किलोमीटर तक जाती है। इसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम का कंपोजिशन होता है, इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम का कंपोजिशन होता है, इसीलिए इसको सीमा बोलते हैं। सियाल लेयर इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर एज इट नॉट ट्रेसेबल ऑन द ओशन बेसिन। The Sial being lighter remain floating over the heavier सीमा। तो सीमा जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूस लेयर है, हैवी लेयर है। उसके ऊपर अर्थ क्रस्ट की जो लेयर सियाल होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टिन्यूअस है और प्लेटें हैं, तो फिर वो जो लेयर होती है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। अर्थ एक स्फेरिकल मॉडल है, जिस जो ग्लोब, अर्थ का जो स्फेरिकल मॉडल होता है उसको हम ग्लोब कहते हैं। टोटल लैटिट्यूड, टोटल ग्लोब जो होता है वो टोटल 180 लैटिट्यूड्स होते हैं, और 4 उसमें एडिशनल हो जाते हैं, क्योंकि 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। अगर इसको भी जोड़ देंगे तो फिर वो टोटल लैटिट्यूड जो होता है 0 डिग्री को 180 टोटल लैटिट्यूड होते हैं, उसमें 0 डिग्री इक्वेटर को जोड़ेंगे और 2 सर्कल्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 2 सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल। तो इस तरह के 4 एडिशनल लैटिट्यूड्स होते हैं। तो टोटल लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो 185 होता है, हालांकि 180 में डिवाइडेड है, लेकिन 0 डिग्री को मेंशन करेंगे तो 181 हो जाएगा, और 4 सर्कल्स और ऐड होगा तो 185 हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो हमारे 180 ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 360 पूरा डिवाइडेड होता है अर्थ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ना, देशांतर। ये लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश है, और लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर, जो नीचे से नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जो लाइनें होती हैं, इमेजिनरी लाइन, उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और लैटिट्यूड आज के सरफेस चारों इक्वेटर हो गया, फिर उसके ऊपर पैरेलल, इस तरीके से जो लाइंस होती है वो लैटिट्यूड अक्षांश होता है। लॉन्गिट्यूड जो होता है दोनों पोल को ज्वाइन करने वाली सेमी सर्कल्स होती हैं, ठीक है। तो टोटल अगर देखें तो 160 सर्कल्स होते हैं, लेकिन सेमी सर्कल को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड लाइंस की बात करेंगे तो सेमी सर्कल होगा, लेकिन लैटिट्यूड्स की बात करें तो वो पूरा का पूरा सर्कल, दोनों पोल को ज्वाइन करने वाला जो पूरा सर्कल है, जैसे 0 डिग्री जीएमटी हो गया, उसके पीछे 180 डिग्री जीएमटी के पीछे इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, आइडियल होता है। जब दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड एक्चुअल में क्या होता है, वो सेमी सर्कल लाइंस होती है। जैसे 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड को और 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होता है वो एक ही सर्कल से बना होता है, लेकिन वो 2 लॉन्गिट्यूड काउंट होता है। उस हिसाब से अगर लॉन्गिट्यूड देखा जाए तो 360 होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड सर्कल्स देखें, लाइंस की बात करें तो 360 हो जाएगा, और सर्कल्स की बात करेंगे तो 180 हो जाएगा। नॉर्थ पोल पे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति रॉबर्ट पीरे थे, और साउथ पोल पे एमेंडसन थे। ये कुछ जोन्स हैं जो अर्थ पे डिवाइडेड होता है, फिगर होता तो और बेटर इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन ठीक है। ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री अपर वाला जो एरिया होता है
उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, इसी को टोराइड जोन भी बोलते हैं। 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे या साउथ जाएंगे तो पूरा जो रीजन होगा वो टोराइड जोन या ट्रॉपिकल जोन होता है। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पूरे साल पड़ती है, ठीक है। इंटेंसिटी कम ज़्यादा वेरी हो सकता है लेकिन पूरे थ्रू आउट द ईयर सनलाइट का इफेक्ट होता है यहाँ पे। दूसरा टेम्परेट जोन है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फीयर में लेके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल तक जाएंगे और 66.5 डिग्री की जो लाइन होती है 66.5 डिग्री का अक्षांश जो होता है, और नीचे 66.5 डिग्री साउथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा होती है। तो दोनों हेमिस्फीयर में जो जोन होता है, जो जगह रीजन होता है 23.5 और 66.5 के बीच का, उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। फ्रिजिड जोन जो होता है वो 66.5 दोनों हेमिस्फीयर्स में आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल से लेके जो पोल्स होते हैं वहां तक के बीच का जो रीजन होता है उसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यहाँ पे सनलाइट का इफेक्ट काफी कम होता है। तो ये टोराइड जोन का एक्सटेंशन देखा जाए तो ये फिर 23.5 डिग्री 0 से लेके 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 नॉर्थ में जाए और फिर 23.5 साउथ में आ जाए, और उसमें इक्वेटर भी है। तो वो वाला जो पूरा रीजन होता है फिर वो टोराइड या ट्रॉपिकल जोन होता है। टेम्परेट जोन की बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज होती हैं, ये काफी ज्यादा हॉट होता है। दूसरा टेम्परेट जोन 23.5 से 66.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और यही चीज सदर्न हेमिस्फीयर में। तो वो वाला जो जोन होता है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पे स्लैंटिंग रेज होती हैं, डायरेक्ट रेज नहीं होती हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तीसरा फ्रिजिड जोन हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, फ्रिजिड जोन बोलते हैं इसको। और वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, ये फ्रिजिड जोन होता है। ये एक्सट्रीमली स्लैंटिंग होता है, यहाँ पे सनलाइट का इफेक्ट काफी कम होता है और ये जो जोन होता है काफी कोल्ड होता है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये बेसिकली 111 किलोमीटर के डिफरेंस पे पैरेलल लाइंस होती हैं, सर्कल्स होती हैं। जैसे छल्ले हैं उसको किसी बॉल के ऊपर पहना दें छोटे बड़े, तो फिर वही जो लाइंस सर्कल्स फॉर्म होती हैं उसी को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। सॉरी लैटिट्यूड, ये दोनों पॉइंट इधर उधर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉन्गिट्यूड वाले में एक्चुअली मैंने लैटिट्यूड लिख दिया है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले हेडिंग को इंटरचेंज कर लेंगे। तो सारे लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस फिक्स होता है। 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक तरीके से छल्ले होते हैं सर्कल्स के, जो 0 डिग्री पे हैं, फिर उसके बाद 23.5 डिग्री जो मेजर स्पेसिफिक है, फिर उसके बाद 67 डिग्री, हालांकि उसके बीच में बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो एक एक डिग्री पे, एक एक डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर हो गया। उसी डिग्री पे ये टोटल पैरेलल लाइंस होती हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड जिसे अक्षांश बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश जो होता है उसी को इक्वेटर कहा जाता है, हिंदी में उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री के ऊपर देखें तो 90 लैटिट्यूड होते हैं और 0 डिग्री के नीचे साउथ में भी 90 लैटिट्यूड्स अक्षांश होते हैं। 90 90 180 हो जाएगा और 0 को भी जोड़ लेंगे तो फिर 181 हो जाएगा। उसमें 4 और भी जोड़ लेंगे, 66.5 और 23.5 वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल। तो इस तरीके से 4 लैटिट्यूड एडिशनल हो जाते हैं। तो टोटल जो काउंटिंग हो जाती है 180 + 1 + 4 185 हो जाती है। सो द लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स आर यूज्ड टू डिमार्केट टेम्परेचर जोन। तो टेम्परेचर जोन्स को डिवाइड करने के लिए अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, टोराइड जोन, तो वो टेम्परेचर जोन को डिवाइड करने के लिए हम लैटिट्यूड का यूज करते हैं। दूसरा लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड जो होता है एंगुलर डिस्टेंस, ये भी होता है अलोंग द इक्वेटर, मेजर्ड इन डिग्री। इट इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ग्रीनविच।
तो ग्रीनविच वाली जो लाइन है, जो बॉटम टू टॉप तक लाइनें मूव करती हैं ना, ये पैरेलल नहीं होती हैं। नॉर्थ से साउथ तक की जो लाइंस होती हैं वो उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। हिंदी में इसको देशांतर कहते हैं। तो 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होता है वो वही GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, वहीं से डिसाइड होता है। और उसके ठीक पीछे 180 वाला जो होता है वहां से हमारा डेट डिसाइड होता है, आइडियल बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ऑल मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कन्वर्जेस एट पोल्स। जितने भी मेरिडियंस होते हैं वो पोल्स पे जाके मिल जाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट सर्कल का फॉर्मेशन करती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर, बट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वन गोज टुवर्ड्स द पोल एट इट्स 0 डिग्री एट पोल्स। तो इक्वेटर पे जो दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर ही होता है। लेकिन चूंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं, तो जैसे जैसे पोल्स पे जाते हैं वैसे वैसे इन लाइनों का गैप काफी कम होता जाता है और पोल्स पे जाने के बाद बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड एक ही पॉइंट पे मिलके पास हो रहे होते हैं। टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, लेकिन 180 लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। 0 डिग्री के ईस्ट में जाएंगे तो 180 मिलेगा, वेस्ट में जाएंगे तो भी 180 मिलेगा। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन हो गया 0 डिग्री, 180 आइडियल हो गया। इस तरीके से टोटल जो लॉन्गिट्यूड होता है 180 प्लस 180 360 हो जाता है। द लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमिन द टाइम विथ रेफरेंस टू द टाइम एट प्राइम मेरिडियन। तो जो लॉन्गिट्यूड का यूज होता है वो टाइम डिसाइड करने के लिए होता है, और डेट। जैसे 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वहां से डेट डिसाइड होता है। और जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड होता है वो टाइम डिसाइड करता है। तो ग्रीनविच टाइम जो लंदन में एक जगह है, वहां से ग्रीनविच लाइन पास होती है, तो वहां से पूरे विश्व का टाइम डिसाइड होता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 5 ओशन एंड 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 48 नहीं होगा, 190 के वो कंट्रीज हैं टोटल। अकॉर्डिंग टू एरिया, एशिया सबसे ज़्यादा है ना, एरिया के बेसिस पे एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया एरिया के बेसिस पे। पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसमें इंडिया सबसे टॉप पे है। दूसरा अफ्रीका हो जाएगा, तीसरा यूरोप, और चौथा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एरिया वॉल्यूम डेप्थ के बेसिस पे पैसिफिक प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जिसमें सबसे विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में। फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन है, अंध महासागर दूसरे नंबर पे है, जो एस शेप का होता है। पैसिफिक ओशन ट्रायंगल शेप का एक महासागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर। दूसरे नंबर पे अटलांटिक, जो एस शेप का होता है, इंग्लिश का एस शेप का अटलांटिक ओशन होता है। इंडियन ओशन तीसरे नंबर पे है, जो इंग्लिश अल्फाबेट के एम शेप का होता है। और फिर उसके बाद आर्कटिक ओशन है। तो ये ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हमारे पूरे वर्ल्ड पे मिलते हैं।